Hi, hello, Jai Hind. Welcome back. Let's continue with the lesson, An Astrologer's Day. In the first video, we saw all the important basic information about the writer, about the title, about the theme, of the characters. ये सब हमने देखा था. अब हम देखते हैं आगे. Lesson सीखते हैं in detail. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. यहाँ पे he it means the astrologer. Punctually मतलब right at midday 12 बजे he opened his bag and spread out his professional equipment. Professional equipment मतलब उसके जो भी profession में लगने वाले हैं वो equipment मतलब औजार हथियार सब वो निकालता है. Which consisted क्या क्या चीजें उसके अंदर what are the equipments it is mentioned here. तो equipments में है a dozen cowrie cells. इसको कौड़ी बोलते हैं. कौड़ी सेल्स व्हाइट कलर के होते हैं कौड़ी. ओके ये कौड़ी सेल्स अ डजन कौड़ी सेल्स मतलब सी एनिमल का शेल होता है वो कौड़ी सेल्स. दूसरा है अ स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. स्क्वेयर कपड़ा है जिसपे ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट जो क्लियर नहीं है. नॉट वेरी क्लियर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. ओके ऑब्सक्योर मिस्टिक 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 का भी मीनिंग यहां पे दिया है समथिंग दैट रिलेट्स सुपरनैचुरल पावर्स. मिस्टिक मतलब रहस्यमय ऐसा शब्द है उसके लिए. ओके समथिंग जिसके अंदर रहस्य है गूढ़ है. मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. And third thing, a notebook and a bundle of Palmyra writing. Bundle of Palmyra writing. Palmyra writing means these are the papers जो palm tree होता है palm tree के bark या leaves के ऊपर mostly कुछ लिखा होता है और उसका ऐसा bundle बना के रखते हैं like this. ये Palmyra okay Palmyra writing उसका bundle बना के रखते हैं. पैमेरा राइटिंग तो ये सब चीजें उसके अंदर है मतलब उसके इक्विपमेंट से. His forehead is resplendent. Resplendent means shining. It was colorful with sacred ash. Sacred ash. See the word very carefully. Okay, इसमें बहुत बार confusion होता है. It is sacred. इट इज प्रोनाउंस्ड एज सैक्रिड. और इधर अगर आप एस ए सी की जगह पे एस सी ए करते तो इट बिकम्स स्केर्ड. आई हैव सीन ये दो वर्ड्स का स्पेलिंग का डिफरेंस देख लेना. आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि काउ इज अ स्केर्ड एनिमल मतलब काऊ एक डरा हुआ एनिमल ऐसा लिखते हैं. काऊ इज नॉट अ स्केर्ड एनिमल. ओके काऊ इज अ सेक्रेड एनिमल. सेक्रेड ऐसा आपको लिखना है. ओके एस सी वाला आएगा तो यहां पे आएगा विथ सेक्रेड ऐश. सेक्रेड ऐश का मतलब होता है सेक्रेड मतलब पवित्र होली. ऐश राख. अब वो कहां का भी राख लेके आएगा ऐश लेके आएगा. ऐश मतलब ऐश्वर्य वाला ऐश नहीं है. ओके ऐश मतलब वो राख. तो sacred ash and vermilion. Vermilion. See the pronunciation properly. It is not vermilion. It is vermilion. Vermilion. Vermilion मतलब कुंकू होता है ना वो वाला रेड. Vermilion तो वो उसके सिर पे लगाया हुआ था. And his eyes sparkled with sharp abnormal gleam. His eyes sparkled. उसकी आंखों में चमक थी. Sparkled with a sharp abnormal abnormal means which is not normal. That is called as abnormal. Gleam मतलब shine, which was really an outcome of the continual searching look for customer. And why did that look come in his eyes? वो उसके नजर में वो look क्यों आया था? Because of the continuous searching for customers. कस्टमर को देख देख के उसकी आंखों में वो ग्लीम वो चमक आई थी. बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ prophetic light and felt comforted.
एक्चुअली द ग्लीम केम बिकॉज ऑफ द सर्चिंग ऑफ कस्टमर्स, लेकिन उसके जो कस्टमर्स थे उनको वो उसको मिसअंडरस्टैंड करते थे। उनको क्या लगता था कि दैट लुक इन हिज आईज दैट अपीयर टू बी प्रोफेटिक। प्रोफेटिक, प्रोफेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला। प्रोफेटिक मतलब अ पर्सन जो भविष्यवाणी करता है। ओके, तो उनको लगता है कि इसकी आंखों में भविष्य में देखने वाली चमक है। दे मिसअंडरस्टूड दैट। इट इज आयरनी। आयरनी कैसे इसके अंदर? वो जो उसकी आंखों में चमक थी वो इसलिए थी कस्टमर आएंगे कि नहीं मेरे पास, उसके खुद के भविष्य की चिंता उसको होती थी और इसलिए वो कस्टमर को ढूंढती हुई नजर से देखता था, जबकि कस्टमर को लगता था कि ये भविष्यवाणी देखने वाला है। मतलब जिसको खुद की भविष्य की चिंता होती थी उसकी वजह से उसके आंखों में चमक आई थी, उस आंखों की चमक को लोग अपनी भविष्यवाणी मान लेते थे, है ना आयरनी? वेरी स्ट्रेंज थिंग। एंड फेल्ट कंफर्टेड, उनको अच्छा लगता था। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहैंस्ड बाय देयर पोजिशन। उनकी आंखें जो थी दैट वॉज कंसिडरेबली, उसका पावर जो था दैट वॉज कंसिडरेबली एनहैंस्ड मतलब इंप्रूव्ड बाय देयर पोजीशन। आंखें सही पोजीशन में थी। सही पोजीशन मतलब हर किसी की उसी जगह पे होती है, लेकिन उसके आसपास का अरेंजमेंट उसने इतना मस्त किया हुआ था कि उसकी वजह से उसका पोजीशन और खिल के दिखता था। आगे डैश करके बताया गया है। ओके, कैसे? प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, फोरहेड पूरा पेंट था, उसमें उसके बराबर सेंटर में लगाई हुई थी। एंड द डार्क विस्कर्स, डार्क विस्कर्स, विस्कर्स मतलब मूछे। ओके, डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, उसकी मूछे यहाँ पे उसकी चीक के नीचे आए थे, मतलब ऊपर पूरा हवामेलन लगा हुआ, ओके, और नीचे मूछे और बीच में आंखें। तो उसकी वजह से द आईज लुक्ड वेरी ब्राइट। Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. Half-wit, half-wit मतलब idiot person, मतलब ऐसे अगर कुछ अरेंजमेंट करेगा ना तो एक इडियट इंसान की आंखें भी ऐसे लगेगी जैसे बहुत होशियार आदमी है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ज्ञानी पंडित है, ऐसा लगेगा अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम वो करेगा तो। Half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he owned a saffron-colored turban around his head. To crown मतलब to form a topmost position. To crown, ये वर्ड ध्यान में रखना, क्राउन के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ओके, एंड डिक्शनरी में इसका वर्ड सही तरीके से सर्च करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो अभी डिक्शनरी पे इस पे कैसा मीनिंग ढूंढ के निकालना, उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। इन दैट यू विल कम टू नो कि हाउ टू फाइंड इट। बट क्राउन इस वर्ड के तकरीबन 30 से 40 मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। आपको उसमें से आपके काम का रख के लेना है। ओके, दैट इज ऑल्सो अ स्किल, अपने मीनिंग वाला वर्ड ढूंढ के निकालना। एंड इन द लेसन यू आर ऑल्सो गिवन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वर्ड क्राउन, तो ये भी समझ लेना। टू क्राउन द इफेक्ट ही owned, टू क्राउन द इफेक्ट मतलब अभी ये सब इफेक्ट था, माथे पे वर्मिलियन राख लगाई हुई थी, मूछे ऐसे, आंखें ऐसे। अब इसके ऊपर टू टॉप ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीजों पे कहर मतलब और ज्यादा उसको सजाने के लिए ही वूंड, वूंड मतलब लपेटना, इट इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वाइंड। ओके, वूंड इट इज अ होमोग्राफ, WOUND, यही स्पेलिंग का एक और वर्ड है वूंड, वूंड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है। एक वूंड का मतलब होता है जख्म और दूसरे वूंड, दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ वाइंड, लपेटना। तो यहां पे वूंड, लपेटा, ऐसे इसका मीनिंग लेना है। सो ही वूंड, उसने लपेटा था, अ सैफ्रॉन कलर टर्बन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान में रखना, टर्बन, इट नॉट टर्बान, इट इज टर्बन।
ओके, सैफ्रॉन कलर्ड का था। सैफ्रॉन कलर मतलब कौन सा कलर होता है? केशरी, राइट। सैफ्रॉन कलर जो इंडिया के फ्लैग में होता है ना, जो साधु संत बहुत बार लपेटते हैं, उसने टर्बन पहन के रखा था अराउंड हिज हेड। तो अभी उसका पिक्चर आपके आंखों के सामने आ रहा होगा कि ये एस्ट्रोलॉजर दिखता कैसे होगा। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। पीपल were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. So यहां पे कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन बिटवीन पीपल एंड बीज। ओके, सिमिली के जैसा अरेंजमेंट यहां पे किया हुआ है। सिमिली है, पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ इस तरह से आकर्षित होते थे, एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस। कॉस्मोस इज अ मैक्सिकन हर्ब, ओके, मेक्सिको में वगैरह पाया जाता है। एंड डेलिया, डेलिया ये भी एक प्लांट है, डेलिया स्टॉक्स। तो डेलिया स्टॉक्स की तरफ बीज मतलब मधुमक्खियां जिस तरह से आकर्षित होती थी, उसी तरह से इसके इस पूरे पहनावे की तरफ लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree. तो कहां पे बैठता था वो? Sat under the boughs, branch, boughs का मतलब होता है branch of a spreading tamarind tree. Tamarind, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है, tamarind, tamarind वगैरह नहीं होता है, it is tamarind. Tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. Which flanked मतलब which made both the sides to be on the both the sides. A path एक रास्ते के साइड में वो था, through the town hall park, वहां पे जाने वाले रास्ते के साइड में ये टैमरिंड था, तो उसके बैठने की जगह भी फिक्स थी। It was a remarkable place in many ways, which was that tamarind tree, उसका लोकेशन रिमार्केबल था और वो बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारे तरीके से रिमार्केबल था। हाउ? A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. Surging crowd, surging मतलब surge means wave, which flew like a wave, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ लोगों की हुआ करती थी। Always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented by all along its way. A variety of trades and occupations was represented. तो variety इसमें subject है, okay? Variety of trades and occupations was represented all along its way. तो क्या क्या trades होते थे वहां पे? मेडिसिन सेलर्स, दवाई बेचने वाले, वो रोड के साइड में बैठते हैं, इसका तेल उसका तेल, ये दवा वो दवा वगैरह वैसे वाले। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर मतलब चोर बाजार की चीजें वहां पे मिलती थी। एंड जंक, जंक मतलब वेस्ट मटेरियल जो लोगों ने फेंक दिया है, जैसे टूटी हुई चीजें भी बहुत बार लोगों के काम में आती है, उसके पार्ट्स निकाल के यूज किए जा सकते हैं। तो लाइक दैट मैजिशियंस, जादू करने वाले भी लोग वहां पे होते थे। एंड अबोव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, मतलब 100 में एक शर्ट, 100 में 2 शर्ट, इस तरह से बेचने वाले ऑक्शनर। ऑक्शनर का मतलब होता है नीलामी करने वाला, वहां पे खड़े रहता था। हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे, इनफ डिन, डिन मतलब नॉइज, वो इतना चिल्लाता था पूरा दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, तो इतना ज्यादा, इनफ, ही क्रिएटेड इनफ डिन, इतना ज्यादा वो आवाज करता था, नॉइज करता था, दैट अट्रैक्टेड द होल टाउन एंड ही वाज एबल टू सेल, वो बेचने के लिए इतना सब कुछ करता था। अभी एक बात ध्यान में रखना, ये जो सेटिंग है ये बहुत पुराना है, ओके, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1950-60, इस दौरान का ये पूरा सिचुएशन लोकेशन है, ये ध्यान में रखना। मतलब काफ़ी साल पहले ये सिचुएशन था, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 60-70 साल
पहले का ये लोकेशन है, सिचुएशन है, तब ये सब गांव में हुआ करता था. नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफोरसनेस मतलब टू मेक नॉइज, आवाज करने में, बीइंग लाउड एंड नॉइजी, केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट. एक और इंटरेस्टिंग कार्यकर्ता वहां पे था, ग्राउंडनट बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला. और ऐसा कहा गया है कि नॉइज क्रिएट करने में, आवाज करने में वो उससे आगे था. ओके. नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफोरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट who gave his ware a fancy name each day. यहाँ पे वेयर मतलब उसकी कमोडिटी, उसका गुड्स जो बेचता था, तो उसके बेचने वाले चीजों को रोज एक नाम देता था, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे. तो कभी कभी वो मूंगफली को बोलता था बॉम्बे आइसक्रीम, ऐसा बोल के चिल्लाता था. एंड द नेक्स्ट दिल्ली आमंड्स, कभी उसको बोलता था, कभी कभी बॉम्बे की आइसक्रीम के जैसा सॉफ्ट है ऐसा बोलता था, और कभी कभी बोलता था दिल्ली आमंड्स, मतलब उसकी मूंगफली जो है दिल्ली के बादाम है. प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना, यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, आलमंड्स नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड एज आमंड्स, आमंड, दिल्ली आमंड. एंड ऑन थर्ड राजाज डेलिकेसी, तो कभी बोलता था कि राजा की डेलिकेसी है. डेलिकेसी मतलब डेलिकेसी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो अपने काम की चीज क्या है, दैट इज डेलिकेसी का मतलब प्लीजिंग फूड, मतलब आपको अच्छा लगे ऐसा खाना, मतलब राजा का खाना है, मतलब तुम भी राजा हो, तुम भी राजा के जैसे खाओ इसको, ऐसा वो बोलता था. तो ऐसे अलग अलग नाम वो देता था. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड people flocked to him. People flocked मतलब they gathered around him. उसके इस फनी नाम को देखकर लोग उसके आसपास जमा होते थे. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologers too. Dallied मतलब wasted time, just hanging around. वो कोई आके भविष्य देखते नहीं थे, खर्चा नहीं करते थे. Just they moved around the astrologer. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. तो इवनिंग में जब शाम वगैरह होती थी तब ऐसा होता था. The astrologer transacted his business. Transacted मतलब he carried out, transaction करता था, his business by the light of a flare. फ्लेयर मतलब सडन ब्राइट लाइट, एकदम से चमक जो आती थी, फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड. क्रैकल्ड मतलब आवाज करके जलना, स्मोक्ड मतलब धुआं निकलते हुए जलना. अबाव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, तो ग्राउंडनट के पास का जो आग थी, उसके आग की रोशनी जितनी पहुंचती थी उसमें, उस रोशनी में वो अपना बिजनेस करता था. मतलब उसके पास खुद का ऐसा कुछ लाइट नहीं था. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have a benefit of municipal lighting. So half the enchantment मतलब magical effect, उस जगह का या उस लोकेशन का मैजिकल इफेक्ट और ज्यादा बढ़ता था, और उसका आधा क्रेडिट इस चीज को जाता था कि देयर वॉज नो म्यूनिसिपल लाइट. अंधेरा होने की वजह से वो जगह और ज्यादा रहस्यमयी लगती थी. रहस्यमय के लिए कौन सा वर्ड लिखा था मैंने इसके पहले, मिस्टिक, मिस्टीरियस भी आप बोल सकते हैं. बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स. लिट अप, ये लाइट का पास्ट पार्टिसिपल है, लाइट लिट. ओके, लिट अप, वॉज लिट अप पैसिव कंस्ट्रक्शन है, बाय शॉप लाइट्स. One or two had hissing gaslets. Hissing ऑनोमेटा इंडिकेट करने वाला वर्ड है. हिसिंग मतलब पहले गैसलिट्स हुआ करते थे, गैस के लाइट हुआ करते थे. आज भी कहीं पे देखो शादियों में लेके घूमते सिर पे बहुत सारे लोग इस तरह से. ओके, गैस से जलने वाले
लैंप्स, देयर कॉल्ड एज गैस लाइट्स. हिसिंग, उनसे आवाज आती थी इस तरह से. दैट साउंड इज कॉल्ड एज हिसिंग साउंड. सम हैड नेकेड फ्लेयर्स. नेकेड फ्लेयर्स मतलब नेकेड फ्लेयर्स. फ्लेयर्स मतलब दैट फ्लेम, वो ज्योति, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेयर. नेकेड मतलब विच वॉज नॉट कवर्ड बाय ग्लास, मतलब ग्लास का कवरिंग उसको नहीं था, वो ऐसे ही वहां पे लटकाए हुए थे. फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, मतलब मशाल की जैसी चीजें वहां पे लगाई हुई थी. देयर वॉज नो लाइट, सो मशाल वगैरह वहां पे लगाई हुई थी. ऑन द पोल्स सम वेयर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स. सो कुछ वहां पे साइकिल लैंप्स की वजह से भी लाइट किए हुए थे. साइकिल को लगाने वाले पुराने जमाने के लैंप्स आते थे, वो वाले. And one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. So some people were there who didn't have their own lighting system. It was a bewildering crisscross of lights. Bewildering का मतलब है confused. Something that confused somebody. Crisscross मतलब इधर से एक लाइट आ रही है, उधर से एक लाइट आ रही है, इधर से अलग कलर की, इधर से लाइट कलर की लाइट आ रही है. उसकी वजह से सब कंफ्यूजन होता था. दैट्स व्हाई bewildering is used here. Of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. यहां पे क्या कहा है? This suited the astrologer very well. एस्ट्रोलॉजर को एक सूट करता था, ऐसे इधर उधर की सब लाइट, कंफ्यूज्ड लाइट जो आती है, दैट सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो? फॉर द सिंपल रीजन, इसका रीजन क्या है? ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ. जब उसने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी तब वो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहता था. सो देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन हिज लाइफ कि क्या करना है आगे. तो वो यहां पे जो आया था इस बिजनेस में एस्ट्रोलॉजी के, इट वॉज नॉट अ प्लान्ड एफर्ट. ओके, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ कंफ्यूजन ही केम इन दिस सिचुएशन. एंड दैट्स व्हाई द कंफ्यूजन इन हिज लाइफ मैचेस टू द कंफ्यूजन इन द लाइट. लाइट कंफ्यूजन, लाइफ कंफ्यूजन, तो दोनों का मैच वहां पे करता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी सटल आयरनी मेड बाय the writer here. अब irony कैसी है? Think over that. Astrologer very well for the simple reason that he had not in the least. In the least, it is a phrase. In the least मतलब smallest degree. जैसे हिंदी में बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था. To be an astrologer when he began life. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. This is very ironical statement. वो तो भविष्य बताने वाला था, लेकिन राइटर कहता है कि उसको सच में कुछ भी मालूम नहीं था. उसके सामने जो कस्टमर आता था, कस्टमर के जीवन में अगले पल में क्या विचित्र घटनाएं घटित होने वाली थी, उसको इसकी इतनी भी आशंका या शंका या जानकारी नहीं थी. लोगों का तो छोड़ो, उसको खुद के जीवन में अगले पल क्या विचित्र घटनाएं घटित होने वाली है, इसका भी ज्ञान उसको बिल्कुल भी नहीं था. फिर भी लोगों के भविष्य बताने का काम वो कर रहा था. दिस इज द आयरनी. जिसको खुद के भविष्य की पता नहीं है, वो दूसरों के भविष्य बता रहा था. दिस इज द आयरनी. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. भविष्य कैसे बताते हैं? सितारों की चाल, है ना? मतलब राहु का प्रॉब्लम है, केतु का प्रॉब्लम है, शनि का दोष चालू है, मंगल भारी है, शादी नहीं हो रही है ना? तो ये सब जो है, ये सब घटनाएं ऐसे ग्रहों के ऊपर चलते हैं. लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को स्टार्स की कोई जानकारी नहीं थी, कौन सा ग्रह किधर जाने वाला है. He knew nothing about that. Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर ऐसी चीजें बताता था जो लोगों को खुश करता था. And people were astonished. इसको कैसे मालूम?
पीपल वर सरप्राइज्ड बाय दैट, दे वर प्लीज्ड एंड सरप्राइज। दो इफेक्ट होते थे उसके बताने के, लोग खुश भी होते थे और सरप्राइज भी होते थे। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी। और कैसे बता सकता था? उसने कुछ स्टडी तो नहीं किया था, फिर भी कैसे बता सकता था? इट वॉज अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। इट वॉज अ मैटर ऑफ स्टडी, लोगों की स्टडी उसने की थी। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उसने बहुत प्रैक्टिस की थी लोगों से कैसे बात करना। एंड ऑल्सो श्रूड गेस वर्क, मतलब लोगों की तरफ देख के मालूम पड़ता ना आपको कि क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान हो, ये गेस वर्क हम कर सकते हैं। तो वो ऐसा गेस वर्क करता था। श्रूड का मतलब होता है गुड एट जजिंग पीपल, क्लेवर एट जजिंग ऑफ द पीपल। These three things were responsible for his business. All the same, it was as much an honest man's labor as any other. So whatever he earned, it was an honest man's labor. अपना काम honestly करता था, मतलब वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाता था, उनका भविष्य बताता था लेकिन बेवकूफ नहीं बनाता था। And he deserved the wages he carried home at the end of a day. तो उसका काम था वो लोगों को खुश करना, लोगों को अलग अलग चीजें बताना, और जब भी घर जाता था वो अपनी मेहनत की कमाई घर पे लेके जाता था। अपनी मेहनत का जो भी कमाया हुआ था वो घर पे लेके जाता था। ये उसके काम करने की खासियत थी, स्पेशलिटी थी। ओके, सो यू हैव सीन द फर्स्ट पैराग्राफ विच वाज डेफिनेटली अ बिग पैराग्राफ, जिसके अंदर हमने देखा कि उसका नॉर्मल रूटीन कैसे चलता था। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं कि उसके जीवन में क्या हुआ जिसकी वजह से उसका दिन खास बना। ओके, जय हिंद।